क्योंकि सामने काव्या खड़ी थी। सभी लोग बहुत दिनों बाद काव्या को देख रहे थे। काव्या मुस्कुराते हुए अंदर आई और एक्साइटेड होते हुए तीनों से बोली, क्या मैं सच में बुआ बनने वाली हूँ? अनंता जी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं भाई और खनक से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर काव्या वहाँ से जाने लगी। अनंता जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही काव्या सीढ़ियों से ऊपर जा चुकी थी। अस्वस्थ का रूम खनक को देखकर लग रहा था कि बेचारी को सदमा लग गया है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं अस्वस्थ का फेस पर कई प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। खनक ने अपनी नज़रें उठाकर अस्वस्थ को देखा और धीरे से बोली, ए जी, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं तो अभी खुद ही बच्ची हूँ। अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए वो डॉक्टर भी कुछ भी बोलती है, मुझे पता है कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो खुद में ही अभी बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। खनक की बात सुनकर अश्वत्थ हल्के से मुस्कुराया और उसके करीब बैठकर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, डॉल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है कि तुम बहुत छोटी हो और अब तो मुझे दो दो बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। अश्वत्थ की बात सुनकर कनक मुंह बनाते हुए बोली, ए जी, मैंने ये कब कहा कि मैं बच्चे का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, बल्कि सबसे अच्छा रखूंगी। और मुस्कुराते हुए, और आपको पता है, मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं अपने बच्चे का नाम चीकू रखूंगी। कहकर खनक ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे उसने अपने बच्चे का नाम बहुत अच्छा रख दिया हो। चीकू नाम सुनकर अश्वत्थ उसको घूरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का नाम बिल्कुल अपने पापा की तरह होगा। कनक तपाक से बोली, उसका नाम कश्वत तो नहीं होगा और आप कोई भी फालतू नाम नहीं होगा, उसका नाम तो मैं ही रखूँगी। वैसे भी शिव जी की सबसे बड़ी भक्त हूँ मैं, और मैं शिव जी की कृपा से ही माँ बनने वाली हूँ, तो बच्चे का नाम होगा शिव। कनक की बात सुनकर अश्वत्थ आई रोल करते बोला, डॉल बोलो मत, इसमें मेरी मेहनत भी लगी है, इसीलिए मेरे बच्चे का नाम बिल्कुल मेरी तरह होगा और इसकी बात कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अश्वत्थ की डांट सुनकर कनक ने अपना चेहरा लटका लिया। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, भाई भाभी। अश्वत्थ खनक ने दरवाजे की तरफ देखा तो खनक की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह काव्या को देखते हुए अपने मन में बोली, छोटी मैडम, और इन्होंने मुझे भाभी कहा, पक्का मेरे ही कान बज रहे होंगे। बोलकर काव्या को देखने लगी। काव्या मुस्कुराते हुए अंदर आई। अश्वत्थ बिना एक्सप्रेशन के साथ उससे बोला, तुम यहाँ, तुम तो मेंशन छोड़कर चली गई थी। काव्या कुछ बोलती इससे पहले ही कनक मुस्कुराते हुए अश्वत्थ से बोली, क्या एजी ओजी, आप भी रात हो गई, बात गई, लेकिन आप तो काव्या को देखते हुए, आइए ना छोटी मैडम। काव्या मुस्कुराते हुए खनक के पास आई और अचानक से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी कनक, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुमको और भाई को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ और तुमसे और भाई से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाभी। काव्या की बात सुनकर खनक बुरी तरह से हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके दोनों हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, छोटी मैडम, आपको पता है मेरी अम्मा क्या कहती हैं, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और आपको तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। खनक की बात सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई और फिर उससे दूर होकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। अश्वत्थ के पास आकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों से दूर होकर मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। पैसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके साथ कुछ होगा तो आपके संस्कार, आपने बचपन से मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई, लेकिन आप लोगों से दूर होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और के साथ कर रही हूँ, और वह कल को मेरे साथ भी हो सकता है। मैंने खनक के साथ बहुत गलत किया है, मुझे इस बात का पछतावा है। प्लीज़ भाई, भाभी ने तो मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ अब आप भी माफ़ कर दीजिए। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, कोई पहचान नहीं है मेरी। बचपन में मैं जब गलतियाँ करती थी तो आप मेरी हर गलती को सुधार देते थे और मुझसे कभी
नाराज़ नहीं होते थे, तो आज भी भाई बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात को सुनकर काव्या को माफ़ी मांगता देखकर कनक मुस्कुराते हुए अश्वथ से बोली, ए जी, आपकी बहन आपसे माफ़ी मांग रही है और आप भाव खा रहे हैं, माफ़ कर दीजिए ना। और वैसे भी गलती तो इंसानों से ही होती है, जानवर से तो गलती नहीं करते ना। खनक की बात सुनकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और खनक से बोली, थैंक यू भाभी मेरी साइड लेने के लिए। अगर भाई माफ़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर गलती माफ़ी के लायक भी तो नहीं होती। इतना कहकर काव्या दुखी होकर कमरे से बाहर चली गई। काव्या को दुखी देखकर कनक मुंह बनाते हुए अश्वथ से बोली, ए जी, आपके अंदर जो दिल है बिल्कुल पत्थर का है। अगर आपकी बहन को माफ़ कर देते तो कौन सा आपका पत्थर काम हो जाता, फिर हाइट कम हो जाती। अश्वथ खनक की बात सुनकर जुनून से बोला, अश्वथ सिंह शेखावत गलतियों को माफ़ नहीं करता, और अगर वह गलती मेरी डॉल के लिए हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वह गलती नहीं गुनाह बन जाती है। इसीलिए डॉल अपना दिमाग चलाना बंद करो और आराम करो। इतना कहकर अश्वथ वॉशरूम चला गया। अश्वथ की बात सुनकर कनक के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल जो कुछ देर पहले हुआ वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। वो परेशान होते हुए खुद से बोली, आखिर पापा ने मेरे एजी ओजी को क्यों मारा? क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? आखिर कौन है? अगर वो मेरे पापा हैं तो वो अभी भी वहीं होंगे। मुझे उनसे मिलना होगा और पूछना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना सोचकर खनक बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। अश्वथ फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया, तभी उसका फ़ोन बज उठा। अश्वथ ने फ़ोन उठाकर कॉल पर की तो दूसरी तरफ से सिराज की गुस्से से भरी आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मेरी बेटी से शादी करके तू मुझसे जीत सकता है? मैं सिराज मल्होत्रा इतनी आसानी से नहीं हारूंगा और तुझे तो मौत के घाट उतार कर रहूंगा। हंसते हुए, तू कनक से बहुत प्यार करता है ना, लेकिन भूल मत, एक पति चाहे अपनी पत्नी से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन जब बारी आती है चुनने की तो वो एक लड़की हमेशा अपने बाप को ही चुनती है। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है, उसे तलाक देकर मेरे पास भेज दे, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुझे इस दुनिया से उठाने में। अश्वथ उसकी बात सुनकर सनकी की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, सिराज मल्होत्रा, तुझे लगता है कि तू मेरा बाप है, लेकिन तू ये भूल गया कि एएस को किसी का बाप बनने की जरूरत नहीं है। अब तक तो दुनिया ने सिर्फ एएस का गुस्सा देखा, लेकिन उसका पागलपन उसकी सनक नहीं, लेकिन अब तुम देखोगे एएस का पागलपन, उसका जुनून। देखते जाओ कि मैं डोल को कैसे मजबूर करता हूँ तुझसे नफरत करने लगी, कि वो तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। इतनी ज़्यादा वो तुझसे नफरत करने लगेगी जितनी आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से नहीं की होगी। तो जोर से चीखेगा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी। उसे तुमसे इतना दूर कर दूंगा कि अगर उसकी परछाई को भी छूना चाहोगे तो भी नहीं छू पाओगे। इतना बोलकर अश्वथ ने कॉल कट कर दी। उसका चेहरा बिल्कुल सर्द हो गया था। खनक बाप और पिता की जंग में खोई हुई कॉरिडोर से आते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। तभी उसका पैर उसकी साड़ी के पल्लू में फंस गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। खनक ने डर से सामने देखा तो उसका हाथ काव्या ने पकड़ रखा था। डर से खनक की सांस अटकी हुई थी। काव्या ने उसे धीरे से संभाल कर सीधा खड़ा किया और परेशान होते हुए बोली, भाभी आप ठीक है ना? आपका ध्यान कहाँ था? अगर आपको कुछ हो जाता तो? खनक घबराते हुए बोली, कहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटी मैडम। काव्य शर्मिंदा होते हुए, भाभी अब तो छोटी मैडम कहना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ मैं बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर अश्वथ आ गया और गुस्से से काव्या को घूरते हुए बोला, तुम डॉल के साथ क्या कर रही थी? अश्वथ की डांट सुनकर काव्या ने अपना सिर झुका लिया। तभी खनक बोली, एजी ओजी, आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? इन्हें तो मुझे बचाया है, अभी मैं सीढ़ियों से नीचे गिर ही गई थी। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है और आप इन्हें। खनक की बात सुनकर अस्वस्थ की आंखें सर्द हो गई। वो गुस्से से खनक को घूरते हुए बोला, डॉल गिर रही थी मतलब? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उसका सवाल सुनकर खनक चुप हो गई। तभी काव्या अस्वस्थ से बोली, रहने दीजिए ना भाई। अस्वस्थ ने एक नज़र का गुस्से से काव्या को देखा और खनक को
वहाँ से ले जाने लगा। काव्या ने गहरी सांस ली और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। अस्वस्थ ने कनक का हाथ छोड़ा और उसे घूरते हुए बोला, डॉल तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कनक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कहीं नहीं, वो तो मैं। बोलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वह चुप हो गई। हालांकि कनक की चुप्पी को देखकर अश्विन समझ गया था कि उसका ध्यान कहाँ है, लेकिन फिर भी वह स्ट्रिक्ट आवाज़ में उससे बोला, डॉल जवाब दो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अश्विन की बात सुनकर कनक को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, इसीलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी चुप्पी और झुकी नज़रों को देखकर अश्विन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक कदम से उसकी बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर बोला, डॉल तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे इतने स्मार्ट लोग पसंद नहीं है। क्या सोचती हो तुम? तुम्हारी चुप्पी से मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अस्वस्थ की बात सुनकर कनक धीरे से बोली, मुझे पापा से मिलना है। उसकी यह बात सुनकर अस्वस्थ की पकड़ उसकी बाजू पर मजबूत हो गई और आंखें गुस्से से सर्द। वो एक एक शब्द चबाते हुए बोला, डॉल अभी क्या कहा तुमने? फिर से कहना। कनक उसका गुस्सा देखकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके दोबारा बोली, मुझे पापा से मिलना है। उनसे पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बोलते हुए उसकी नज़रें झुकी हुई और चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। अस्वस्थ उसका चेहरा देख अपने दोनों हाथों में थाम कर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डॉल शादी के बाद ही मैं तुमसे कह दिया था कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके ले गया और अब वो तो तुम्हारी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें अपने बाप से मिलना है, उस कमीने से। अस्वस्थ की बात पूरी हो पाती इससे पहले ही खनक उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, वो कमीने नहीं है और आप प्लीज़ उनके बारे में कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मुझे सहन नहीं होगा। अश्वत्थ सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एजी ओजी आज प्लीज़ एक बार मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं और उनका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं, प्लीज़। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। खनक को किसी और के लिए आंसू बहाता देखकर असद को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी इसी वक्त सिराज मल्होत्रा को जान से मार दे, लेकिन वह जानता था कि गुस्से में सिर्फ उसका नुकसान होगा और वह किसी भी कीमत पर अपनी डोर को खोना नहीं चाहता था। असद को सोचकर सस्पेंस भरी स्माइल के साथ बोला, ओके डॉल, तुम अपने बाप से मिलोगे, लेकिन तब जब मैं चाहूँगा, इसीलिए इंतज़ार करो, लेकिन तुम बहुत जल्द अपने बाप से मिलोगी। अश्वत्थ की बात सुनकर कनक के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू एजी ओजी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर कनक अश्वत्थ के गले से लग गई। अश्वत्थ कनक को टाइट हग करते हुए अपने मन में बोला, सिराज मल्होत्रा, तेरी जिंदगी के अंतिम दिन शुरू हो गए। इतना कहकर वह सन के तरीके से मुस्कुराने लगा। खनक मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एजी ओजी और पापा एक दूसरे को अपना लेंगे, बहुत जल्दी मेरी सब्जी सब कुछ ठीक कर देंगे। महल मैंशन। सिराज गुस्से से शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से एक गुस्से से भरी आवाज़ आई, मेरी गुड़िया को अगर नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस आवाज़ को सुनकर सिराज के होश उड़ गए और उसका हाथ गिलास से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ बोला, तुम? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ है, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करूं। बस इतना याद रखना, अगर मेरी गुड़िया को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा। इतना कहकर कॉल कट हो गई। सिराज परेशान होते बोला, हो ना हो ये श्लोक है, सबसे पहले इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना इसके होते हुए मैं कभी भी खनक तक नहीं पहुंच सकता। बोलकर कुछ सोचने लगा। देशमुख मैंशन। रितेश परेशान खड़ा था। तभी सोना उसके पास आई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आखिर कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? क्या आप अपनी सोना को नहीं बताएंगे? रितेश ने सोना को कसकर अपने गले लगा लिया और बोला, मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा, उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। सोना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
वो उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ जो बिना कहे कहे समझ जाऊँ, इसलिए सब कुछ बताइए। रितेश ने गहरी सांस ली। जब सब कुछ बताने लगा। फ्लैशबैक कुछ सालों पहले, राजस्थान, उदयपुर। उदयपुर का सबसे अमीर परिवार, महेश्वरी परिवार। उदयपुर में ऐसा कोई नहीं था जो महेश्वरी परिवार को नहीं जानता हो। उदय महेश्वरी, उनकी पत्नी का निधन हो गया था और परिवार के नाम पर बस एक बेटी थी, श्लोका माहेश्वरी, जो देखने में बहुत खुश थी। श्लोका एक की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जिससे उनके पिता ने पूरी ना की हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी भी उदय ने सोचा नहीं था। एक दिन श्लोका अपने साथ सिराज को अपने मेंशन लेकर आती है और अपने पापा से मिलवाती है। सिराज काफ़ी गरीब परिवार से था, इसीलिए उदय को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन पता नहीं श्लोका को ऐसा कौन सा जुनून सवार था कि वो सिराज को पाने के लिए हर हद पार करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने पापा को मनाने के लिए सुसाइड करने की भी कोशिश की। अपनी बेटी की खुशी के आगे उदय हार गए और उन्होंने श्लोका की शादी सिराज मल्होत्रा से करवा दी। दोनों शादी के बाद उदय के ही मेंशन में रहने लगे। शादी के कुछ ही महीनों बाद उदय की एक्सीडेंट से मौत हो गई, जो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी सिराज की, और शायद इसका अंदाज़ा उदय को हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी थी और साथ ही यह भी कहा था कि उनकी बेटी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम हो जाएगी। और इसीलिए गुस्से से सिराज ने उदय को अपने हाथों से हटा दिया और कुछ साल बीते। श्लोका ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने श्लोक रखा, और कुछ महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अनमोल रखा। अनमोल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बीते वक्त के साथ श्लोका और सिराज के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक कि कई बार तो सिराज ने श्लोका पर हाथ भी उठा दिया था। उसका बर्ताव देखकर श्लोका का दिन पर दिन टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बहुत कोशिश की सिराज को समझाने की, और इसी बीच में उसे पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और वह किसी और ने नहीं उसके प्यारे पतिदेव ने की थी। ये सारा सच जानकर श्लोका को पछतावा हो रहा था कि वो क्यों उसने अपने पापा की बात नहीं मानी। लेकिन अब जो हो गया था उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन वह अपने पापा को इंसाफ दिलाना चाहती थी। रात को जैसे ही सिराज धुत होकर मेंशन में कमरे में आया और श्लोका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा, श्लोका ने गुस्से से उसे खुद से दूर कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा। एक ही झटके में सिराज का सारा नशा दूर हो गया और वह गुस्से से श्लोका को देखने लगा। श्लोका उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, क्यों मारा मेरे बाबूजी को? श्लोका के मुंह से सच्चाई सुनकर सिराज के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए बोला, क्या जानिए तुम? श्लोका ने गुस्से में उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया और दांत पीसते हुए बोली, मुझसे झूठ मत बोलो। जब तुम अपने आदमियों से बोल रहे थे तब मैंने सुन लिया था, इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और फिर रोते हुए बोली, बाबूजी ने मुझे कितना समझाया कि तुम मेरी लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधी। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और आज मेरी वजह से मेरे बाबूजी मेरे साथ पास नहीं है। गुस्से में सिराज को देखते हुए, लेकिन मैं अपने बाबूजी को इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। अभी पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारी पूरी सच्चाई बता दूंगी। इतना कहकर श्लोका अपना फ़ोन ढूंढने लगी और अगले ही पल उसे फ़ोन मिल भी गया। वो पुलिस का नंबर डायल करने लगी, तभी सिराज ने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि श्लोका बेड पर गिर गई। उसके किनारों का होंठ फट गया जिससे खून निकलने लगा। सिराज ने फ़ोन को ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से अपनी पैंट की बेल्ट निकालते हुए बोला, तू मुझे धमकी देगी? और हाँ, मारा मैंने तेरे बाप को। पुलिस को फ़ोन करेगी, अपने पति के खिलाफ जाएगी तो? इतना कहकर सिराज बिना रुके श्लोका को बेल्ट से मारने लगा। श्लोका की चीखें पूरी मेंशन में गूंजने लगी थी। उन चीखों को सुनकर कमरे में बैठे श्लोक और अनमोल रोने लगे। दोनों बच्चे भागकर जल्दी से श्लोका के कमरे में आए और अपने पापा को अपनी माँ को इतनी बेरहमी से मारता देखकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोते हुए सिराज के पैरों पर
गिर गए और रोते हुए एक साथ बोले, पापा प्लीज़ मम्मा को मत मारो। लेकिन सिराज ने बेरहमी से उन दोनों को पैरों से पीछे की ओर धकेल दिया और बेल्ट को वहीं बेड पर फेंक कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम तीनों कान खोल कर सुन लो, इस मेंशन में वही होगा जो सिराज मल्होत्रा चाहेगा। इतना बोलकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। श्लोका की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी पर चोटों के निशान बन गए थे। श्लोक अनमोल अपनी माँ को ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे। श्लोका धीरे से बैठी और अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बोली, तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, तुम्हारा आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो तुम दोनों को नुकसान पहुँचा देगा। इतना बोलकर उन्होंने पूरी सच्चाई अपने बच्चों को बता दी। श्लोक रोते हुए बोला, नहीं मम्मी, हम दोनों आपके साथ रहेंगे। अनमोल लगातार रोई जा रही थी। श्लोका दोनों का माथा चूम कर श्लोक से बोली, तुम्हारी मम्मी अब जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए मुझसे वादा करो कि तुम अनमोल को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। तुम्हें मेरी कसम है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। इस बोलकर श्लोका ने श्लोक और अनमोल को खुद से दूर कर दिया और उन्हें कमरे से बाहर भेजकर कमरे को अंदर से बंद करके उसी कमरे में खुद को आग लगा ली। उसी पल में वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर श्लोक अनमोल को लेकर वहाँ से भाग गया। जब तक सिराज की बॉडी गार्ड्स ने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्लोका की मौत हो चुकी थी। अचानक ही सिराज का ध्यान श्लोक अनमोल पर गया तो वहाँ नहीं थे। वो जल्दी से उन दोनों को ढूंढने लगे, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं थे। सिराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को उन दोनों के पीछे लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ श्लोक और अनमोल कच्चे रास्ते से भाग रहे थे। श्लोक अनमोल से बड़ा था लेकिन ज़्यादा समझदार नहीं था। वो दोनों अभी भाग रहे थे, तभी उन दोनों के पीछे गुंडे पड़ गए। गुंडों को देखकर श्लोका ने पति ने अनमोल को छुपा लिया और उसे समझाते हुए बोला, जब तक भैया ना आए यहाँ से निकलना मत और आवाज़ मत करना। मासूम से अनमोल ने अपना सिर हिला दिया। श्लोक वहाँ से चला गया। अनमोल वहीं बैठी अपने भाई का इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत गया, उसका भाई नहीं आया। अब उसे अपने भाई की चिंता होने लगी, इसीलिए वो धीरे से पार्टी से निकलकर इधर उधर देखते हुए अपने भाई को ढूंढने लगी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसे अपना भाई कहीं भी नहीं मिला। वहीं श्लोक गुंडों को चकमा देकर उस जगह पर आया जहां उसने अपनी बहन को छुपाया था, लेकिन वहां पर अपनी बहन को न पाकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और रोते हुए इधर उधर उसे ढूंढने लगा। फ्लैशबैक एंड रितेश के मुंह से सच सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो सकता है। सोना ने परेशान होते हुए पूछा, तो अनमोल कहाँ है? रितेश मुस्कुराते हुए बोला, अनमोल नहीं, खनक, खनक नाम है उसका। शादी हो गई है उसकी मुंबई की किंग AS से। बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे। सोना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जब आपको पता है वो कहाँ है तो आप उससे मिलते क्यों नहीं? क्यों सच्चाई बता नहीं देते कि आप उसके भाई हैं? रितेश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मैं इसीलिए उसे दूर था क्योंकि मैं उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सिराज को उसके बारे में पता चल गया है और वो उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसका भाई उस पर कुछ नहीं होने देगा। मैं पहले ही उसे सिराज मल्होत्रा की सच्चाई बता दूंगा कि वो कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। बोलते हुए उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सोना उसका गुस्सा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है। कुछ सोचकर कहीं वो काव्या भी तो इसीलिए आपने उसे फंसाया? सोना का सवाल सुनकर रितेश से गहरी सांस लेते हुए बोला, काव्या एक बदतमीज और घमंडी लड़की है। मैं उसे फंसाकर अपनी गुड़िया के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन वह काव्या गंदी गंदी चालक चलकर मेरी गुड़िया को AS की नज़रों में गिराना चाहती थी। उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए सब किया ताकि उसका घमंड तोड़ सकूं। सोना को देखते हुए, तो मुझसे नाराज़ तो नहीं होना है? सोना उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कभी नहीं हो सकती और मेरा यकीन मानिए, तुम बहुत जल्द अपनी बहन से मिलोगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सोना की बात सुनकर रितेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मल्होत्रा मैनेजर सिराज गुस्से से विक्रम और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोला, खत्म कर दो उस श्लोक को। सिराज का ऑर्डर सुनकर विक्रम परेशान होते बोला,
जब हम उसे पहचानते ही नहीं हैं तो कैसे ख़त्म कर दें। विक्रम की बात सुनकर सस्पेंस से मुस्कुराते बोले, जैसे सुनकर और विक्रम और अब उसके आदमियों के होठों पर हैवानियत भरी स्माइल आ गई। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सभी लोग सो गए थे और बड़ी बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहे थे। शिकागो मेंशन खनक अश्वत्थ की बाहों में सिमटी हुई छोटे से बच्चे की तरह लेटी हुई थी। वहीं अश्वत्थ प्यार से उसके बालों से अपना हाथ फेर रहा था। खनक अपने मन में सोचते हुए बोली, इंतज़ार नहीं हो रहा, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं पापा से मिलूंगी, उससे बहुत सारे सवाल पूछूंगी। सोचते सोचते ही खनक सो गई। अगला दिन खनक ब्रेकफास्ट करके बाहर गार्डन में ठहरने चली गई। उसने देखा काका पौधों को पानी दे रहे हैं तो उनके पास जाकर उनकी मदद करने लगी। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना था। हल्की हल्की धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी लोग अपने काम पर चले गए थे। अश्वत्थ भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। खनिक को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे वहां से लेकर जाने लगा। कनक अपनी मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुंह पर हाथ रखे जाने की वजह से वो चिल्ला नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद एक बड़ा सा कमरा जो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस था। कमरे में रखी सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। बीच में बड़े किंग साइज बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जो कोई और नहीं खनक थी। मल्होत्रा मेंशन सिराज सोफे पर बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिसे सुनकर उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से से मेंशन से बाहर निकल गए। देशमुख मेंशन रितेश गुस्से में जल्दबाजी में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त पूरी तरीके से डार्क थे। उसे जल्दबाजी में उतरता देखकर शोना जल्दी से उसके पास आई और परेशान होते हुए उससे पूछा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? रितेश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, उस सिराज मल्होत्रा ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ और आज मैं उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। इतना बोलकर रितेश गुस्से में मेंशन से बाहर निकल गया। रितेश का गुस्सा देखकर सोना परेशान होते हुए खुद से बोली, कहीं ये गुस्से में कुछ गलत कर ना दे, और अपने दोनों हाथों जोड़कर, हे महादेव, इतना इनकी और इनकी बहन की रक्षा करना, इन दोनों को कुछ भी मत होने देना। खनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। तभी उसे याद आया कि वो तो बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। फिर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो एकदम तेज आवाज़ से कहती है, नहीं शिव जी, मेरे पति से किडनैप हो गया। झूठ मूठ रोते हुए, मैं आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा अपनी मासूम सी भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं? या फिर मैं मुसीबत के पास जाती हूँ, या फिर मुसीबतें चढ़कर मेरे पास आकर मेरे गले पड़ जाती हैं? आखिर मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों हैं? अब कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। और शिव जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इससे पहले एजी ओजी को पता चले कि मैं लापता हो गई हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर खनक बेड से उठकर बैठ गई और दूसरे कमरे में देखने लगी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। आइयो दादा, जब इतने किडनैपर भाई साहब पहले से ही इतनी अमीर हैं तो इन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया? सोचकर शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मेरी एजी ओजी कितनी अमीर है, इसलिए उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, क्योंकि एजी ओजी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। किडनैपर दादा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह मुझे क्या, किसी और को किडनैप नहीं करेगी। इतना कहकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। यहाँ यह देखकर उसका चेहरा उदासी से भर गया। तभी कमरे में लगी टीवी अपने आप चलने लगी। खनक ने टीवी स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। टीवी पर अश्वत्थ को रस्सियों से बांधा गया था और एक आदमी उस पर गोली चला रहा था। खनक रोते हुए जोर से बोली, प्लीज़ मेरे एजी ओजी को मत मारो, प्लीज़, बोलकर खनक जोर जोर से रोने लगी और टीवी स्क्रीन के पास जाकर अश्वत्थ को छूने लगी। आधी बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए गुस्से से बोला, मेरे बॉस सिराज मल्होत्रा ने तुम्हें मारने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। लेकिन आज ना तुम और ना ही तुम्हारी खनक बचेगी। आज मेरे बॉस का बदला पूरा होगा।
और उसे तुम्हारी पत्नी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी की जान ली थी। आदमी की बात सुनकर खनक के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसके कानों में अस्वस्थ की कई बातें गूंजने लगी। डॉल, पहले जब तुम इस मेंशन में रहती थी याद है, तब मैं कुछ महीनों के लिए बाहर गया था, लेकिन रास्ते में मेरी फ़्लाइट क्रैश हो गई, लेकिन मैं बच गया। इससे तो सिराज मल्होत्रा बौखला गया और उसने अपने आदमियों को भेजा मुझे हॉस्पिटल में मारने के लिए, और एक हद तक वह कामयाब हो गया था, लेकिन जीत हमेशा एएस की होती है। मैं बच गया और उसे लगा कि मैं मर गया, इसीलिए उसने तुम्हें किडनैप करने के लिए कोशिश की और कामयाब भी हो गया। डॉन, मैंने तुम्हें सिराज मल्होत्रा से बचाने के लिए तुमसे शादी की थी, और याद है उसी वक्त मैंने कुछ लोगों पर गोली चलाई थी। जानती हो वो कौन थे? तुम्हारे बाप के भेजे हुए आदमी जो मुझे मारने के लिए आए हुए थे। खनक रोते हुए जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पापा इस हद तक गिर सकते हैं, जिस सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसकी माँ को और अब उसके पति को मार सकते हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सिराज अंदर आया। सिराज जल्दी से खनक के पास आया और उसे जैसे ही छोड़ने की कोशिश की, खनक ने गुस्से से उसके हाथ को झटक दिया और अपनी लाल आँखों से उन्हें घूरने लगी। उसकी इस तरह घूरने से उन्हें डर लगने लगा, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, खनक मेरा बच्चा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। खनक उसकी बात सुनकर गुस्से से उठी और तेज आवाज़ में बोली, पहले मेरी माँ को मार दिया, मेरी पति को इतनी बार मारने की कोशिश की, और अब जब दिल नहीं भरा तो आज फिर से चिल्लाते हुए, सिराज मल्होत्रा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एजीओजी की पत्नी हूँ, और अगर आज उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी, समझे? अपने आदमियों को कहो कि वो मेरी पति को छोड़ दें, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त खनक साक्षात काली माता का अवतार लग रही थी, जो अपने पति को बचाने के लिए किसी का भी वध कर सकती थी। खनक के मुँह से ये सब सुनकर सिराज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन अगले ही पल वो अनजान बनते हुए बोले, बेटा तुम क्या कह रहे हो? आखिर मैं अपने दामाद को क्यों मारूंगा? खनक ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जैसे अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला, मुझे भी तो मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी हथियाने के बाद खनक के मुंह से अपनी पूरी सच्चाई सुनकर सिराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खनक को कैसे समझाए। खनक गुस्से में सिराज को टीवी स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए बोले, अपने आदमियों से कहो मेरे पति को छोड़े। सिराज ने टीवी स्क्रीन की तरफ देखा तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया और जल्दी से खनक से बोला, मेरा यकीन करो, मैं इसे किडनैप नहीं करवाया। हाँ, मैंने इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नहीं, मेरा यकीन करो। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है, यकीन और तुम्हारा, जिसे सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अपने ससुर, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मारने की कोशिश की। इस आवाज़ को सुनकर सिराज और खनक ने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर रितेश खड़ा हुआ था। रितेश गुस्से में सिराज के पास आया और कुछ समझने से पहले एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ इतने जोर का था कि सिराज खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके होंठ से खून निकलने लगा। खनक हैरानी से रितेश को देखने लगी। रितेश ने गुस्से से सिराज के कॉलर को पकड़कर उठाया और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए बोला, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह अपनी खुशियों से पहले अपनी बच्चों की खुशियाँ देखते हैं, लेकिन तुम बाप के नाम पर कलंक हो, जिसने सबसे पहले पैसों के लालच में अपने ससुर का खून किया, उसके बाद अपनी पत्नी को इतना मारा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद को आग लगा दी, और उसके बाद हर पल अपने बच्चों को मारने की कोशिश करते रहे। लेकिन तुम भूल गए बुराई का अंत होता है, और आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। इतना बोलकर रितेश गुस्से से सिराज को कुत्तों की तरह मारने लगा। खनक एक बार भी उसे नहीं रोका। कुछ ही देर में सिराज बिल्कुल अधमरा हो गया था। रितेश ने गुस्से से अपनी बंदूक निकाली और सिराज पर पॉइंट कर दी। यहाँ देख उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह उससे विनती करने लगा, लेकिन रितेश पर तो खून सवार था। तभी अचानक से सोना भागते हुए कमरे में आई और तेज आवाज़ में रितेश को रोकते हुए बोली, मत कीजिए ऐसा प्लीज़। रितेश ने सोना की बातों को इग्नोर कर दिया और गुस्से से तेज आवाज़ में बोला, नहीं सोना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसने
दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। मेरी गुड़िया मेरी खनक को मारने की कोशिश की है। इसकी वजह से मैं अपनी गुड़िया से दूर रहा, चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाया, उसे छू नहीं पाया, उसे प्यार नहीं कर पाया, एक भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। लेकिन आज उसका भाई इसे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर रितेश ने गुस्से से सिराज पर गोली चला दी। खनक ने डर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं सोना नहीं, जल्दी से खनक को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। रितेश के चेहरे पर भी खून के छींटे पड़ गए थे। वहीं खनक को सोने की बाहों में बिल्कुल सेफ महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसे अपनी सीने से लगा लिया है। रितेश ने अपना चेहरा साफ किया और उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया। कुछ सेकंड बाद अलग होकर खनक का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, मेरी गुड़िया तो ठीक है ना? गुड़िया शब्द सुनकर खनक की आंखों के सामने कुछ तंदुली तस्वीरें आने लगी, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था और दोनों खेल रहे थे। खनक की आंखें नम हो गईं और वह धीरे से बोली, श्लोक भाई आप। खनक के मुंह से अपना नाम सुनकर रितेश काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। खनक भी अपने भाई के गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। कुछ सेकंड बाद खनक रितेश से अलग हुई और नाराज़गी से बोली, कहाँ चले गए थे आप? पता है मैं आपको कितना ढूंढ रही थी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा था। रितेश मुस्कुराकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, अब तो आ गया हूँ ना? रितेश की बात सुनकर खनक मुस्कुरा दी। तभी सोना दोनों भाई बहनों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, भाई को बहन और बहन को भाई मिल गया हो तो मुझे तो सब कोई भूल गया है। सोना की बात सुनकर खनक उसको देखने लगी। सोना मुस्कुराकर खनक का माथा चूमते हुए बोली, ऐसे मत देखो नंद जी, मैं आपकी भाभी हूँ। खनक मुस्कुराते हुए फिर सोना के गले से लग गई। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। कुछ खनक ने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसके ओजी अश्वत्थ खड़ा था। अश्वत्थ को ठीक देखकर खनक भागकर उसके पास आई और उसके सीने से लेकर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों को यकीन नहीं किया, लेकिन आप ठीक है ना? अश्वत्थ तिरछी नज़रों से सिराज को देखते हुए सस्पेंस भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे बाप ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया कि एएस को मारना इतना आसान नहीं है। बोलकर उसने सिराज को आई विंक कर दी। सिराज समझ गया कि ये सब कुछ अश्वत्थ ने किया है। वो इसे देखते हुए बेबसी से अपने दांत पीसने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अश्वत्थ को जान से मार दे, लेकिन इस वक्त तो वह बिल्कुल लाचार था। रितेश अश्वत्थ के पास आकर उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोला, थैंक यू सो मच, मेरी गुड़िया की हमेशा रक्षा करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। रितेश की बात सुनकर अश्वत्थ खनक की कमर पर हाथ रखकर एटीट्यूड से बोला, वो तुम्हारी बहन बाद में है, उससे पहले मेरी पत्नी है। रितेश आगे झिझकते हुए बोला, वो क्या मैं खनक को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रख सकता हूँ? रितेश की बात सुनकर खनक की होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अश्वत्थ ने उसे डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों हमारे मेंशन में आ सकते हो, लेकिन खनक कहीं नहीं जाएगी। तुम दोनों खनक को यहाँ से लेकर जाओ। सोना ने अपना सर हिलाया और खनक के पास रितेश के साथ वहाँ से चली गई। अश्वत्थ ने डेविल स्माइल करते हुए सिराज को देखा, जो तड़प रहा था। अश्वत्थ खतरनाक आवाज़ में सिराज से बोला, मैंने कहा था मेरी डॉल तुमसे नफरत करेगी और आज वो सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करती है। सिराज लाचारी से दांत पीसते हुए बोला, तो ये सब तुमने किया? खनक को किडनैप करवा कर खुद को किडनैप करवा कर सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। अश्वत्थ सनकी तरीके से हंसते बोला, हाँ, अब तुम इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं हो जो ये समझ नहीं पाए कि एएस के होते हुए उसकी डॉल को किडनैप करने की हिम्मत कौन कर सकता है। सब मेरी प्लानिंग थी। सिर आज दर्द से तड़पते हुए बोला, इतना प्यार भी ठीक नहीं है अश्वत्थ शेखावत, ये प्यार नहीं जुनून है, और ये जुनून एक दूसरे को जान ले जाता है। अश्वत्थ ने बेरहमी से उसके हाथ पर उसका जूता रख दिया और उसके हाथ को मसलते हुए खतरनाक आवाज़ में बोला, प्यार या जुनून जो भी है, डॉल को झेलना होगा, और अगर किसी ने भी उसे हम दोनों के बीच आने की कोशिश की, तो ये हमको अलग करने की कोशिश की, तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। इतना कहकर अश्वत्थ ने अपनी पैंट की जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट को जलाकर अपने होठों पर रखकर धुआं उड़ाने लगा, और अगले ही पल वो जलती हुई सिगरेट सिराज के हाथों में डालकर वहाँ से चला गया। अगला दिन
खनक बेसब्री से रितेश और सोना का इंतजार कर रही थी। खनक को इतना खुश देखकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या बात है भाभी, आज तो आप बहुत खुश हैं। काव्या की बात सुनकर खनक मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना शिव जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपको पता है, मुझे मेरे भैया भाभी मिल गए हैं और एजी ओजी ने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए बुलाया है। मैं बहुत खुश हूँ। खनक की मुस्कुराहट देखकर काव्या भी मुस्कुराते हुए बोली, और मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी अनंता जी खनक के लिए जूस बनाकर लाई और उसके हाथ में देते हुए बोली, बिना ना नुकुर के इसे पी लो। खनक ने मुस्कुराते हुए उनके हाथों से जूस का गिलास ले लिया और पीने लगी। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे खुश देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। अनिरुद्ध, अनंता और अश्वत्थ अपने अपने ऑफिस गए थे, लेकिन अश्वत्थ ने जाते जाते खनक को साफ वार्निंग दी थी कि कोई भी शैतानी नहीं करेगी। वहीं खनक ने भी अब अच्छी बच्ची की तरह उसकी बात को मान लिया था। काव्या खनक को सोफा पर बैठाते हुए बोली, आप आराम से बैठ जाइए वरना थक जाएंगी। खनक मुस्कुराते हुए बोली, आप थकने की बात कर रही हैं, मेरा मन तो खुशी से नाचने का कर रहा है। आज कितने सालों बाद मेरा भाई आ रहा है और भाभी भी। हमेशा से परिवार के नाम पर बस अम्मा और नैना थी, लेकिन अब शिव जी की कृपा से मुझे मेरा भाई और भाभी मिल गए। मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा खुश हूँ। खनक की मुस्कुराहट देखकर काव्या अजीब सी स्माइल करते हुए बोली, भाभी वह सब तो ठीक है, लेकिन भाई से बचकर वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपके भाई के साथ भी नहीं। इन मर्दों का हाल ऐसा ही होता है, ये अपनी पत्नी को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकते, भले ही वह उसका भाई हो। लेकिन इतने साल आप एक दूसरे से दूर रहे और भाई की आदत तो आप जानती है। काव्या की बात सुनकर खनक की स्माइल गायब होगी। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, खनक खनक। और काव्या ने अपना सर उठाकर देखा, जहाँ खनक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, वहीं काव्या के चेहरे से जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे की ये कहानी। थैंक यू सो मच।